आप प्रीवियस मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्रम में जनवरी 2021 के सी टेट के पेपर को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और इसमें देखिए सी टेट के प्रश्नों का नेचर जो है, हर साल वही प्रश्न आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ अंक बदल दे रहे हैं, उसी टाइप की संख्याएं बदल दे रहे हैं। देखिए जैसे ये प्रश्न है, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भाजक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिविजर कहते हैं। इसको भागफल को कोटेंट कहते हैं। 5 गुना है, मतलब भाजक क्या है? भाजक भाग फल का क्या है? 5 गुना है। तो 5 जो कम रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भागफल 1/5 इंटू, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस आप समझ जाइएगा। और शेषफल का दुगुना है, यदि शेषफल 5 है, शेषफल यदि 5 है तो इसका दुगना भाजक है, भाजक बराबर 10 हो जाएगा। और यहाँ पे भाजक का मान रख देंगे 5 गुणे 10 बराबर 2 आ जाएगा। तो फार्मूला जरा सा आप देख लीजिए, जिसको नहीं आता है जरूर बिना फार्मूले के नहीं लगा पाएंगे आप। ये होता है फार्मूला, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भी फार्मूला देख लीजिए। इसको भाज्य बराबर क्या कहते हैं? डिविजर बराबर डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड एंड कोटेंट, कोटेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो इसको अंग्रेजी में यही कहते हैं, इसको डिविजर, इसको डिविडेंड और इसको कोटेंट एंड इसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसको एक अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। जिसको अंग्रेजी में देखना है तो देख सकता है, अंग्रेजी में जान सकता है। डिविजर, डिविडेंड, कोटेंट और रिमाइंडर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, सबकी वैल्यू रख दीजिए। भाजक कितना है? 10 है। भागफल कितना अभी हमने निकाला है? 2 है। प्लस शेषफल 5 है, तो कितना हो जाएगा? 20 + 5 25। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ जो है आपको जानना है। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, जब परीक्षा हाल में बैठे हमें तो समझाना है आप लोग को, इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल में लिखते हैं। आपको फार्मूला भी नहीं लिखना है, सीधे फार्मूला दिमाग में सेट करना, वैल्यू पुट करके यहीं से शुरू करना है एग्जाम में, और सट से लिख देना है। ये सब दिमाग में रखना है, ठीक? या झट से लिख देना, भाजक 10 हो गया, शेषफल 5 भाजक 10 और ये 2 लिख देना है कहीं, बस फिर सबकी वैल्यू पुट कर दे। यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, हमको ज्ञात करना है। तो 5 क्रमागत संख्याएं मान लीजिए, पहला x हो गया, x+1 हो गया, x+2 हो गया, x+3 हो गया, x+4। जब भी क्रमागत संख्याओं का बात करें, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात करें, तो हमको जहां भी मानना रहे उसमें पहला x मानेंगे, दूसरे में एक एक जोड़ से जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर सम क्रमागत की बात करें, इवन सम क्रमागत संख्या क्या होगा? पहला मान लीजिए x होगा, तो दूसरा क्या होगा? x+2 होगा, तीसरा x+4 होगा, और x+6 होगा, x+8 होगा। अब विषम क्रमागत की बात करें, तो देखिए सम क्रमागत और विषम क्रमागत दोनों में एक ही मानते हैं। अगर पहला मान लीजिए सम माने तो उसमें एक छोड़ के दूसरा सम होगा। तो इसी प्रकार पहला अगर हम विषम मानते हैं तो दूसरा क्या, एक छोड़ करके दूसरा क्या, एक छोड़ करके क्या होगा? वो भी विषम होगा। तो सम और विषम में सेम ही मानते हैं संख्याओं को। मतलब इस सवाल में सिर्फ हमको क्रमागत के बारे में जानकारी देना है,
लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं भविष्य में किसी प्रश्न में आता है सम क्रमागत और विषम क्रमागत, इवन कॉन्सिक्यूटिव और आड कॉन्सिक्यूटिव। तब देखिए इन दोनों को इवन संख्याओं को मानने के लिए क्या एक्स एक्स प्लस टू मान लिया, अगर यहाँ पे एक माने तो अगला 3 होगा, इसी प्रकार नहीं अगर 2 माने तो अगला क्या होगा 4 होगा, और विषम में 1 माने तो 3 होगा 5 होगा 7। तो देखिए पहला जो मानेंगे तो दोनों को सेम ही मानते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। तब क्रमागत संख्याओं को हम बताते हैं, क्रमागत संख्या इसको हम इरेज करते हैं। अब क्रमागत ही यूज है हमको, तो ये जान लीजिए क्रमागत 5 क्रमागत संख्याओं का योग है। तो इनको सबको जोड़ दीजिए, इनको सबको जोड़ दीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 बराबर कितना है 20। अब देखिए 5 एक्स हो जाएंगे 5 एक्स, और यहाँ पे 5 5 10 10 रहेंगे बराबर 20 हो जाएगा, और 5 एक्स बराबर 10 इधर आएगा 20 में से आएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 एक्स बराबर 10 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10/5 बराबर एक्स बराबर हमारा 2 आ जाएगा। ये बहुत ही फास्ट, जिसको आता है बहुत ही फास्ट लगा लेंगे, जिसको नहीं आता धीरे। अब वो पूछ रहा है प्रथम 3 क्रमागत संख्या होगा, 3 पहला हो गया 2, है हो गया 2, और है हो गया 3, और है हो गया 4 हो गया। तो 5 4 9, देख लीजिए ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देख लीजिए इस प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे, एक वर्ग के रूप में एक तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। अब इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा मोड़ा जाए, जिसका जिसकी लंबाई l है, तो इसका क्षेत्रफल कितना घेरा जाए। देखिए जब भी हम किसी तार से कि कोई भी शेप का हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम तार से एक तार निश्चित लंबाई का, उस तार से अगर हम वर्ग बनाते हैं, फिर उसी तार से हम आयत बनाते हैं, फिर उसी तार से हम त्रिभुज बनाते हैं, या कोई भी फिगर बनाते हैं, तो उसका क्या चीज सेम होता है परिमाप। क्या होता है अगर एक तार से हम जो निश्चित, तो उसका परिमाप, परिमाप कहते हैं अंग्रेजी में, फेंस कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, या जो भी आप नाम ले लें, तो उसका परिमाप क्या होगा समान होगा। तो इस तार का एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना घेरती है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भुजा का स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल कितना दिया 144 दिया है, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चाहे इसको इधर पलट दे या इसको, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ए अंडर रूट आ जाएगा। 144 किसका वर्ग होता है 12 गुणे 12, यानी भुजा हमारे कितने हो जाए 12। देखिए जिसको आता है ये लिखने की जो ना सीधे 144 है, यानी भुजा 12 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी तार से एक आयत बनाया जाता है, भुजा इतना हो गया, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 इंटू भुजा, जिसको आता है 12 चौक 48 लिख देगा डायरेक्ट, 4 इंटू 12 12 चौक 48। अब वर्ग का परिमाप जो होगा वही परिमाप क्या होगा आयत का भी परिमाप होगा। क्योंकि हम एक ही तार से घेर करके बनाया, तो तार की लंबाई निश्चित है। तो आयत का परिमाप का क्या फार्मूला होता है भाई, आयत का परिमाप टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप हमारा 48 है, तो 2 इंटू लंबाई देखिए एल दे दिया है 16 दिया है, इससे हम बी निकालेंगे। ये 2 उधर जाएगा तो इसमें भाग होगा। एक एक स्टेप हम करके बताते हैं भाई, ताकि हमारे सर से ठीक है। इसमें क्या होगा 24 हो जाएगा, 16 प्लस 20, 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बी बराबर क्या होगा 16 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 16।
बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्या होगा लेंथ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या होगा क्या पूछा है कितना क्षेत्रफल घेरेगी। तो लंबाई और चौड़ाई हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का आयत का लेंथ एल इंटू बी। एल हमारा 16 दिया है और बी अभी हमने निकाला है 8 हो गया। लंबाई इंटू चौड़ाई इन दोनों को गुणा करेंगे तो 128 सीएम स्क्वायर। देखिए 128 सीएम आया है। देख लीजिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान है। अगर इस एक तार है जिसका इतना क्षेत्रफल है। एक तार जो है जिस क्षेत्रफल को घेरती है वो कितना है 144 सेंटीमीटर। तो उसकी भुजा निकाल लेंगे 12 सेंटीमीटर। इसको मुजबानी निकाल सकते हैं 144 का वर्ग जिसको आता है 12 आ जाएगा। फिर वर्ग का परिमाप 48 आ जाएगा। वर्ग का परिमाप क्योंकि एक तार निश्चित तार से जो है बनाया जाता है उसी तार से वर्ग बनाया जाता है उसी तार से आयत बनाया जाता है या और भी कोई फिगर बनाया जाए तो उसका क्या होगा परिमाप जो होगा सेम होगा। इस परिमाप के फार्मूले में रख करके हम लंबाई दिया है चौड़ाई इसको बी माने चौड़ाई निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या था लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यही क्षेत्रफल हमको निकालना है कितना घेरेगी तो 148 हो जाएगा। ठीक है अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित भिन्नों में बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सा है। ठीक है अब इस भिन्नों में लगाने के लिए जो देखिए जिसको आता है लस और लेकर के लगाए जिसको नहीं आता है सीधे सीधे भाग दे के दशमलव के 2 अंकों तक भाग दे देगा उसके बाद सीधे लग जाएगा। लेकिन जिसको आता है वो जरा सा इसका इस नीचे वाले का क्या करेगा लस निकाल लेगा। इसका किसका निकालेगा भाई 2 3 4 5 6। 2 से काटेगा तो कितना होगा 1। फिर 2 से काटेगा तो कितना हो जाएगा। फिर 3 से काटेगा तो कितना हो जाएगा। फिर 5 से काटेगा। काटने की जरूरत नहीं जिसको आए वही छोड़ दे। ठीक अब इसको गुणा करेंगे 5 के 20 20 या 60। जल्दी से आप जब जवानी भी लगा सकते हैं तो इसका लसा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो जब इसको क्या करते हैं सबके हर को 60 करना है। मान लीजिए हमारा है 5/है। नीचे को हम 60 करना चाहते हैं तो कैसे वो मैथमेटिक्स के अनुसार ऐसे ही थोड़ी इसमें गुणा कर देंगे 10 का 60। तो ऊपर नीचे का गुणा करेंगे किसके 10 10 का गुणा कर देंगे तो यानी 10 10 कट गया फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा उसी तरह से दूसरे में करेंगे। दूसरे में 3/4 है। तो 4 में कितना का गुणा करेंगे 60 हो जाए 15 चौके 60। तो 15 नीचे करेंगे तो 15 ऊपर करेंगे। इसी तरह 1/2 है। 2 में कितना करेंगे 30 का गुणा करेंगे तो 30 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार 2/3 है। तो 3 20 या 60 20 का गुणा करेंगे। इसके बाद 3/5 है। तो 5 12 × 5 = 60। 12 का गुणा करेंगे 12। अब सबको गुणा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 50/60 हो जाएगा। पहला यहाँ पे 15 × 3 = 45 नीचे सबका 60 हो जाएगा। यहाँ पे 30/60 हो जाएगा। यहाँ पे 20 × 2 = 40/60 होगा। 12 × 3 = 36/60। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी और दूसरी सबसे। देखिए जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा उसके बाद दूसरा। तो है 50 और 45 जो है सबसे बड़े होंगे। तो यहाँ पे 50 का क्या है 5/है और 3/4। पहला सबसे बड़ा ये होगा उसका दूसरा ये। देखिए यही वाला आंसर दोनों में इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन मत हो जाएगा। ऑप्शन एक ही रहना चाहिए था। ठीक है अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न जब भी समय का प्रश्न आता है हमेशा आता है कम से कम 1 और 2 टाइम से जरूर प्रश्न आता है। तो बहुत ही आसान है।
प्रकार के सवालों को लगाने के लिए। अस्मिता विद्यालय की एक गोष्ठी में 8:30 बजे AM माने सुबह से 15 मिनट पहले पहुंची। अस्मिता कितने बजे पहुंची? 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी 8:15। ठीक है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी सहकर्मी को यश नाम दे देते भाई। सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी सहकर्मी कब पहुंचा? आधा घंटा बाद इसके, तो 8:45 से सहकर्मी पहुंचा। आधा घंटा पहले पर, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। ये सहकर्मी क्या है? गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या? ये जो सहकर्मी है वो कितने देर पहुंचा? 40 मिनट लेट से पहुंचा, यानी 8:45 से पहुंचा है, तो इसमें 40 मिनट घटा दें तो गोष्ठी का सही समय क्या हो जाएगा? 8:05। देखिए 8:05 है। हाँ देखिए कितना आसान सवाल है। ये तो हम आपको समझाने के क्रम में रखे हैं, आप जल्दी से भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अब देखिए जरा सा, इसको जरा सा समझिए। इसको समझाने के लिए 2-3 चीजों को आपको समझाना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48? 1 और 1 सेंटीमीटर के कुल 48 ठो है। 1 गुणे 1 के कुल कितने हैं? 48 बर वाले हैं। ठीक है, तो इसको कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है? ठीक है, अब देखिए कुछ चीजों को हम आपको अब बता देते हैं यहीं पे। अब 48 का गुणनखंड जो है से आप लगाते हैं 48 का, ऐसे आप जो लगाया जाता है वो गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं। अभाज्य गुणन, इसको क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जैसे ऐसे ऐसे काटते हैं तो ये 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे हम गुणनखंड की बात कर रहे हैं, फैक्टर की बात कर रहे हैं। वो प्राइम फैक्टर होता है, ये फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर मीन्स क्या होता है? जिन संख्याओं से कोई जिन इसमें जिन जिन संख्याओं से भाग देने पे शेषफल यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, वो सारे संख्याएं इसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। फैक्टर सबसे पहला, किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? इटसेल्फ माने 48 होगा। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 48 सबसे। और बीच में जिन जिन संख्याओं से वो भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी शेषफल 0 हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसका गुणनखंड या फैक्टर। 1 से विभाजित तो होगा, अब फिर 2 से होगा। देखिए 48 2 से होगा, फिर 3 से होगा, 3 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 6 से होगा। 6 × 8 = 48, 8 × 6 = 48, 8 से होगा। फिर किससे होगा भाई? 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से, 12 से होगा। फिर किससे होगा? 16×3 = 48 और 24×2 = 48। ठीक है, इतने इसके फैक्टर्स होते हैं। जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? फैक्टर। और फैक्टर पेयर किसको कहते हैं? इसको इस तरह से बनाया जाता है, हमको इसका गुणा करने पे वही आए, 48 ही आए, हर हाल में फैक्टर पेयर हम बनाएंगे। फैक्टर पेयर मीन्स क्या होता है? गुणनखंड युग्म। तो 48 और 1 का पेयर एक बन गया। और दूसरा क्या बनेगा? 24×2 = 48, 24 और 2 का बन गया। तीसरा क्या बन गया? 16×3 = 48, 16 और 3। चौथा क्या बन गया? 12×4 = 48, 12 और 4। और पांचवा क्या बन गया? 6 और 8। देखिए सबको गुणा करने पे 48 आ रहा, सबको आ रहा। अब देखिए इस छोटे से वर्ग को, मान लीजिए छोटा छोटा एक क्यूब है, 1 × 1 48 पीस में है, तो इसको किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे? अब देखिए 48 अगर लेंथ हो गया 48,
और 1 सेंटीमीटर वृत्त हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका परिणामी क्षेत्रफल 48 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए 24 लेंथ हो गया और ये 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, यह भी जो है 48 हो। इसी प्रकार लेंथ और वृत्त बना करके, यानी ये 5 पेयर होंगे, यानी इस पे ऑप्शन 5। यानी हम आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। गुणनखंड माने क्या होता है, फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड जो इसको हम विभाजित करते हैं। और फैक्टर पेयर किसको कहते हैं, जब पेयर किसी को बनाते हैं जिसका परिणामी मैक्सिमम हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आए भविष्य में आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। विद्यालय की एक कक्षा में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही जो है 19वें स्थान पे है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ दोनों तरफ से रूही जो है समझिए बीच में है, कितने नंबर पे, 19वां नंबर पे। तो यहाँ से 18 इधर होगा, 18 इधर होगा, तो 18 दूनी क्या होगा, 36 हो जाएगा। और रूही एक ही बार गणना में आएगी, न कि 2 बार, तो एक बार ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गया, 37 हो गया। देखिए कितना आसान प्रश्न आता है, विद इन 10 सेकंडों में आप थोड़ा सा पढ़ करके आप लगा सकते हैं। अगले प्रश्न को हम चलते हैं भाई। अब देखिए जरा सा इस प्रश्न को क्या कह रहा है। एक संख्या, देखिए ये भी हर साल पेपर में आता है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, माने 100 का आधा क्या होता है, मान लीजिए संख्या x है, 100 के आधे से अधिक माने 50 से अधिक है। और यह दहाई, 6 दहाई से अधिक और 8 इकाई, 8 दहाई से कम। 6 दहाई से मतलब 60 से अधिक है, लेकिन 80 से कम है, यानी 61 से 79 तक। इसके अंकों का योग 9 है तथा इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना। दहाई का अंक क्या हो, इकाई के अंक का दुगना। देखिए अब यहाँ से करिए, 61, 62, 63, 64, इसके आगे जी भी चलिए 79 तक। ठीक है, इनमें सिर्फ यही एक संख्या होगी जिसका देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से आधा है, यानी दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। माने इकाई 3 है तो दहाई 6 है, और इसके अंकों का योग 6 + 3 = 9 है। देखिए इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती। इसको ले लें तो इसका डबल क्या हो, 8 होगा, नहीं है। 65 ले लें तो उसका डबल 10 होगा, तो नहीं है। तो यही एक संख्या होगी जिसका दहाई का अंक इकाई का दूना है और प्लस दोनों का योग इतना है, 63। देख लीजिए कितनी आसानी से हम लोगों ने लगाया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए जरा सा, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को 23:40 पर चलती है। देखिए टाइम का 2 क्वेश्चन आया एक ही साल में। और मुंबई 1 जून को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। ठीक है, अब देखिए मई 31 दिन का होता है, सभी लोग जानते हैं। तो 30 मई को कितना देर चली, 30 मई को अगर हम 24 घंटे में से 24 में से, ये आप मुजबानी भी कर सकते हैं, 20 मिनट आएगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो घटा ले। 23 40 घटाएंगे तो यहाँ पे एक जाएगा तो 60 आएगा, 60 में से 20 हो जाए और 30, यानी 23 मई को हमारा कितना जाया, 20 मिनट। 20 मिनट चली ट्रेन। 31 मई को, पूरा मई 31 तारीख को 24 के 24 घंटा चलेगी। और फिर 1 जून, 1 जून को कितना चला, 5 घंटा 15 मिनट। तो पूरे यात्रा कितना, 35 ही हो गया और 29 मिनट। 29 घंटा 35 मिनट, देख लीजिए 29 घंटा 35 मिनट, कितना आसान है चीजों को समझना। इससे आपको कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगर जानते हैं थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो गलती हो जाएगा, इस वजह से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन एक पढ़ने में टाइम आप खर्च करें, लेकिन 1 मिनट का प्रश्न है। 1 मिनट का माने मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा इस सवाल को खाली पढ़ने में। जितना टाइम लगे उसके बाद इस सवाल को आराम से आप लग। 5 अंकों वाली एक संख्या में 100वें स्थान का अंक 10वें 1000वें स्थान के अंक
का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। ये तो दो लाइन कठिन। अब देखिए 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, एक लाइन से देखिए यहां से, और 1000वें स्थान का अंक एक अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। आदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या। देखिए दो तीन चीजों से एक ही प्रश्न पहले पकड़िए। 10वें स्थान का अंक, इकाई दहाई माने स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आप यूपी टेट का परीक्षा देते तो पूछता सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 मार देते। लेकिन यहाँ पे आपको जानकारी जिसको नहीं होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। यानी 10वें स्थान का 4 देखिए कहाँ है, यहीं पे है। यही मार के खत्म करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मुश्किल से बिना लिखे इतना बड़ा प्रश्न है, आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा है, लगाने में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। देखिए लिखा 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो 2 का वर्ग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 का वर्ग 4 हो गया। ठीक है, मैंने इस संख्या को मार दिया, आगे बढ़े। लेकिन इसमें और चीजें मान लीजिए भविष्य में और कोई प्रश्न आता है, इसके लिए भी जानकारी ले लीजिए। 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, 7 होती है, और उसके बाद 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, उसके बाद 11 होता है। तो सबसे बड़ी एक अंक वाली क्या होती है, 7 होती है। तो ये कह रहा है 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखिए यहाँ पे 7 दिया है नहीं, और किसी में 7 दिया नहीं। अगर उससे भी पकड़ना चाहे तो उससे भी पकड़ लेंगे। अब देखिए इकाई के स्थान का अंक सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होती है, तो इकाई के देखिए 9 है। इन दोनों में अगर नीचे वाला पकड़ा आपने तो इन दोनों में देखेंगे, चेक करेंगे फिर उसके बाद। लेकिन आप यहीं पे अगर पहला पकड़ लिया तो यहीं आंसर मारा, दूसरा सोचने की जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, सीधे आगे बढ़िए। चलिए आगे वाले प्रश्न को लगाते हैं। देखिए इतना पाने के लिए 17,863 पाने के लिए इतना 8,008 प्लस 8,088 प्लस 8,808 के योग में से क्या करना। पहले इसको जोड़ लीजिए भाई, इसको क्या करते हैं हम, जोड़ लेते हैं। 8,008, 8,088, 8,800। अब जोड़िए, 8 से 24 के 4, 8 2 10, 8 और 2 हासिल 10 हो जाए, 10 के 0, और यहाँ पर 9, 8 से 24 से 25। अब इतना पाने के लिए इसमें से क्या कितना घटाना होगा, इस जोड़ में से इसको घटाइए, जो आएगा वही। 4 में से 1 गया, 9 में से, यहाँ पे 10 में से 4 गया, 41 किसी में है, 2 में है 41, आगे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में से 8 0। देखिए अब यहाँ पे हमारा ए वाला सही हो गया, उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाले प्रश्न को हम देखते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। 12 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे गए समस्त पानी को एक मग से कितनी बार हम, एक मग से 50 बार में पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में हस्तांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता, अगर किसी चीज से हम पानी बार बार निकालते हैं तो जितनी बार हम निकालेंगे तो उसकी धारिता होगी। ये क्या हो गया, 16 लीटर मान लीजिए है, तो लीटर 16 लीटर है, तो इसको ml में बताएं क्योंकि आंसर हमारा तो 16, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 50 बार उसको भरते हैं पूर्णतः, तो इसको 50 से भाग दे देंगे, तो एक बार मग की पूरी धारिता आ जाएगी। 5 या 15 और 5 दूनी 10 और 0, 320 ml आ रहा है। यानी 50 बार में 320 ml मैंने उसकी धारिता है 320 ml। देखिए कितनी आसानी से इस सवाल को लग जाता है। एक टैक्सी का मीटर
2 किलोमीटर की यात्रा का 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, माने 2 किलोमीटर का, शुरुआती 2 किलोमीटर का कितना लेता है, 50 रुपया भाई लेता है। उसके बाद पर किलोमीटर लेता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या? प्रति किलोमीटर क्या होता है, 16 रुपया। उसके बाद तो 258 रुपया पहले 2 किलोमीटर का मान लीजिए उसमें दिया, 258 रुपया में से 50 रुपया हमने घटा दिया, माने शुरुआती 2 किलोमीटर का, तो ये आया 208। अब बाकी जो बचा पर किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपया लेता है, तो जितने आएगा उतना किलोमीटर होगा। एक एक का नाम 16, का नाम 16, 4 16 या 48, 13 आ गया। और प्लस 2 किलोमीटर का ये, प्लस 2 किलोमीटर बराबर कुल कितना हो गया? कुल यात्रा उसने 15 किलोमीटर का किया। कितनी आसानी से आप लगा सकते हैं 15 किलोमीटर। ठीक है, देख लीजिए। एक टैक्सी शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये वसूलता है। उसके बाद पर किलोमीटर 16 रुपये वसूलता है। उसने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा किया और 258 रुपया उसने दिया। तो कितनी दूरी थी इस रेलवे स्टेशन? तो मान लीजिए यहाँ पे शुरुआती 2 किलोमीटर का हमने 50 रुपया घटा दिया, तो 208 रुपया आ गया। और पर किलोमीटर से भाग दे दिया, जितना चार्ज है उसमें 16 से भाग दे, तो हमारा किलोमीटर आ गया 13 किलोमीटर। प्लस 2 किलोमीटर शुरुआती वाला, तो 15 किलोमीटर आ गया। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं के नीचे दी गई है, ये सबका रेट दिया, लिस्ट दिया है। अब देखिए प्रश्न क्या है। सुहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन खरीदा, 2 पैकेट पेंसिल खरीदी, 1 पैकेट स्केच पेन खरीदा, 1 कैंची खरीदा, 5 चमकीले कागज की और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदा। उसको कुल कितना रुपया भुगतान करना? देखिए जोड़ घटाने के सामान हर बार आता है। तो इसने क्या खरीदा? 1 पैकेट क्या खरीदा? क्रेयॉन खरीदा, 15 रुपये 50 पैसे का क्रेयॉन खरीदा। पेंसिल कितना खरीदा? 2 पैकेट पेंसिल, 14 दूनी 28 रुपये का। ये क्या खरीदा? पेंसिल खरीदा। 1 पैकेट स्केच पेन खरीदा, तो कितना होगा? 22 रुपये 50 पैसे का स्केच पेन हो गया। 1 कैंची खरीदा, कैंची कितना खरीदा? 1 कैंची खरीदा, 1 कैंची खरीदा। कैंची कितने का? 17 रुपये का है भाई। और क्या खरीदा? रबड़ तो उसने नहीं खरीदा है, रबड़ तो कहीं है नहीं, रबड़ नहीं खरीदा, उसे दिया है। चमकीले कागज की 1 शीट का दाम 2.5 रुपये, चमकीले कागज की 5 शीट, एक 2.5 रुपये का, तो 12 रुपये 50 पैसे की होगी। और क्या खरीदा? 1 पैकेट उसने सजावटी स्टिकर है, सजावटी स्टिकर 1 पैकेट खरीदा, जिसका मूल्य 5 रुपया है। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका 0 0 हो जाएगा, 5 के 15 5 हो जाएगा, एक हासिल होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 5 15 20 10 30 30 के 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 3 6, 3 3 6 7 3 10, यानी 150 पैसा, 150 पैसे का जो खरीदा। इस तरह से हम लोगों ने जो है जनवरी 2021 के पेपर, सीटेट के पेपर को सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम अगला पेपर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।